टोटल मैडनेस चल रही है मार्केट के अंदर। अगर आज आप निफ्टी को देखेंगे 1:45 तक कोई अंदाजा नहीं था लोगों को कि 400 पॉइंट का फॉल होने वाला है। मार्केट चल रही थी 24,200 के लेवल पर। लोगों को लग रहा था 24,000 का तो सपोर्ट है, सपोर्ट तो तोड़ेगी नहीं। सपोर्ट छोड़ो दोस्तों, कुछ ही मिनटों के अंदर 24,000 तो गया ही गया, 23,900 भी गया और 23,820 पर जाके मार्केट कहीं थमी है। आज 2% से ऊपर का फॉल निफ्टी में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ऐसा हो सकता है। अभी तो बात चल रही थी कि पीस डील होने वाली है और अभी आप लोगों ने ये न्यूज़ देख ही ली होगी कि ट्रम्प ने बोल दिया कोई पीस डील की जरूरत नहीं है। जो एमओयू अभी साइन हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. आपको क्या यार पुष्कर भाई, हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कार में बोल रहे थे कि ये पीस डील से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने उस वीडियो के अंदर, आप सुनिए, मैंने डेट दी थी 18 अगस्त। एक तो ना आप लोग अपने कैलेंडर पे 18 अगस्त मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो डेट है जब पीस डील साइन होनी है। क्योंकि अभी जो 19 को साइन हो रहा है वो एमओयू साइन हो रहा है। अच्छा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एमओयू साइन हुआ है, बट उसका टेक्स्ट कहीं प्रेस रिलीज पर नहीं आया है। मुझे लगता है कि एक बार एमओयू साइन होते ही ईरान के पास फंड्स आएंगे और 60 दिन के अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। और तो डोनाल्ड ट्रम्प भी, मतलब आपको पता है कि एक नंबर का पलटूबाज आदमी है। उसे जब दोबारा से पैसे कमाने होंगे मार्केट में ट्रेड करके, वो मार्केट को ऊपर नीचे फिर से करेगा। सो 18 अगस्त मार्क आप कर लीजिए अपने कैलेंडर पर। 18 अगस्त, क्योंकि 60 दिन का टाइम था पीस डील को। भैया 60 दिन छोड़ो, अभी जुलाई के अंदर ही अटैक हो चुका है। कहां अटैक हुआ है और आपके पोर्टफोलियो पर क्या अटैक होना अभी बाकी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी के लेवल्स, गोल्ड के लेवल्स और खासकर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो क्रिप्टो के लेवल्स, क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे। बट मुझे क्या दिख रहा है, मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, आप सब जानते हो 28 फरवरी को जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी अली खामनी की मौत हुई थी, असैसिनेशन हुआ था। 4 जुलाई से उनका फ्यूनरल शुरू था। फ्यूनरल कई दिन का चलना था। इंडिया से भी डेलीगेशंस गए थे, मल्टीपल कंट्रीज से लोग पहुंचे थे उनका फ्यूनरल अटेंड करने। बट भैया इस फ्यूनरल के बाद लोग और भड़क गए। आप ये वीडियोस देखिए। इन वीडियोस के अंदर ईरान के अंदर नारे लग रहे हैं कि असैसिनेशन हुआ तो उन्हें मौत चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की, डेथ टू ट्रंप के नारे लगे। अब जब ट्रंप की मौत चाहिए, मतलब कातिल को मारो, ऐसे नारे लग रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी कोई भी बात पकाई जा रही है कि ईरान ने 3 कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर दिया, इसलिए ईरान पर अटैक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने पर्सनली ले लिया। आपको पता है ट्रंप छोटी छोटी चीज़ों को पर्सनली ले लेता है, एक तरीके से पोस्ट करता रहता है अपने सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर। तो बार बार जो इंसान पोस्ट डाल रहा है, ट्वीट डाल रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, उसके खिलाफ अगर मौत के नारे लगेंगे तो आपको क्या लगता है वो चुप बैठेगा? मुझे लगता है इस बार ट्रंप ने काफ़ी पर्सनली लिया है। इसीलिए भी जो नाटो समिट चल रही है उसमें ट्रंप ने ईरान के लोगों को स्कम बुलाया है, कैंसर बुलाया है। You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. अब देखिए, एमओयू साइन हुआ था 17 तारीख को, होना था 19 को, पहले ही कर दिया 2 दिन। मार्केट्स भाग गई ऊपर, लोगों को लगा सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। जो दुबई के रियल एस्टेट डीलर्स हैं उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, आ जाओ दुबई में प्रॉपर्टी लो, सस्ते में मिल रही है। अब सस्ते में आपने ले ली है, अभी और सस्ती होनी है, ये तो वक्त बताएगा। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। भाई 60 दिन का टाइम था, आराम से पीस डील हो जाती और सब कुछ सही हो जाता। बट अगस्त का महीना मार्केट के लिए कैसा होता है, खैर मैंने कई बार सीजनैलिटी के ऊपर बात करी है। बट इस एमओयू के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसमें 10 पॉइंट्स का प्लान था। आपको पता है कि एमओयू भी कई बार मतलब हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, इस तरीके से बात हुई और फाइनली एक एमओयू साइन हो गया फटाफट, जिसका नाम क्या रखा गया, इस्लामाबाद एमओयू। पाकिस्तान ने मीडिएशन कराया। अब भाई चाइना की चीज़ें टिकती नहीं है, अब ये तो पाकिस्तान की चीज़ है,
कितनी टिकनी थी ये तो आपको पता ही था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो लेबनान का एंगल था ना वो मिसिंग था। ईरान ने जो 10 पॉइंट्स दिए थे उसमें बात करी थी कि जो यूएस है, यूएस छोड़ो, लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा। उन्हें पता था इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल दोस्त है यूएस का, तो यूएस अपने आप देखेगा। तो उसने अपने एमओयू में, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में था, तो जो आप कह सकते हो कि फारसी लैंग्वेज में था, उसमें था कि भाई लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा। और जो यूएस का 10 पॉइंट्स का एमओयू था उसमें यूएस ने इसे एक्नॉलेज ही नहीं किया कि भाई लेबनान का एंगल कहाँ से ला रहे हो, हम तो तुम्हारे ऊपर अटैक रोक रहे हैं और तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हो, ये लेबनान का एंगल बीच में मत लाओ। तो एमओयू साइन हो गया। उसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन एटर्नल डार्कनेस शुरू कर दिया। भाई साहब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर 100 जगह एयर स्ट्राइक्स करे सिर्फ 10 मिनट के, 100 एयर स्ट्राइक्स 10 मिनट के अंदर एक तरीके से फोड़ दिया पूरे लेबनान को। ईरान ने बोला कि भाई हमने मांग करी थी कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा, ये एमओयू का उल्लंघन है। ओके, आपको पता होगा यूएस ने ना एक नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ था 13 अप्रैल से, और बात चल रही थी कि तो ईरान कह रहा था कि भैया हम टोल लेंगे। यूएस ने कहा तू कौन होता है टोल लेने वाला, हम तेरे से और नीचे बैठ जाते हैं, हम टोल लेंगे, हम किसी शिप को निकलने नहीं देंगे। तो $1 मिलियन पर शिप पे करेगा अगर उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना है। बट अब देखिए, जो नेवल ब्लॉकेड हटाने की बात करी गई, यूएस ने टेम्परेरी तो हटा दिया, बट मुझे लगता है कि अब ये नेवल ब्लॉकेड दोबारा से लगेगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल की बात करी जा रही है ना, यूएस को दिख रहा है कि यार ये इतना बढ़िया पॉइंट है जहाँ से दुनिया भर का तेल निकल रहा है, इतनी मेजॉरिटी सप्लाई तेल की यहाँ से निकल रही है, तो इस पे कंट्रोल किसका होना चाहिए। आपको पता है हर पावरफुल चीज़ पर कंट्रोल चाहता है यूएस। अब फाइनली 7 जुलाई को जो भी रिसेंटली गई है, ईरान ने 3 शिप्स के ऊपर अटैक किया और कतर जो मीडिएशन करा रहा था उसने फुली रिस्पॉन्सिबल ठहराया है ईरान को। खैर यूएस के खिलाफ तो कौन ही बोलेगा। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने बोला भैया तुमने अटैक कर दिया 3 कमर्शियल शिप्स पे। अभी आपने ये भी सुना होगा जो पाकिस्तान का एक कार्गो शिप था उसके अंदर 5 क्रू मेंबर्स थे, वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर क्रैश हो गया। अब उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया। ये वो बोइंग का प्लेन था जो अपने आप क्रैश हो गया, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था वो भी बोइंग का प्लेन था। बोइंग के लिए तो भैया लोगों ने सीधा कहानी बना ली है, अगर आप एयर टिकट बुक कर रहे हो एयरबस है तो ठीक है, इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट गोइंग। लोगों ने बोइंग के अंदर जाना बंद कर दिया है। अभी ये खैर लोग कहीं के भी हों, बड़ी दुखद घटना हुई है। अब इसमें बात आ रही है कि क्या ये भी अटैक ईरान ने ही करा है। क्यों? क्योंकि जो ये कमर्शियल शिप्स पर अटैक हुआ ना इस बार दोस्तों, इस बार सिर्फ ईरान से नहीं हुआ। मैप पर ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरफ तो ईरान है पर दूसरी तरफ ओमान है। इस बार ओमान से अटैक हुआ है। अब ये छोटी बात नहीं है। बीच में आपको याद होगा ट्रम्प ने ओमान को वार्निंग दी थी क्योंकि ओमान ईरान का साथ दे रहा था। इस बार ये क्लियरली दिख रहा है कि ओमान ने ईरान का साथ दिया है। देयर कैन बी एस्केलेशंस टुवर्ड्स ओमान ऑल्सो। अब आगे समझते हैं, यूएस ने जो अटैक किया 80 अलग अलग ईरान की फैसिलिटीज पर अटैक किया। जो IRGC की बोट्स थी ना जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा रहे थे, उन बोट्स को ही खत्म कर दिया। 60 बोट्स पर अटैक किया है, एक दो नहीं 60 बोट्स पर। यूएस को एग्जैक्ट लोकेशन बता दी इन बोट्स की, उन बोट्स पर अटैक हुआ है। तो अब IRGC के पास अब लिमिटेड नंबर ऑफ बोट्स बची हैं। IRGC ने कहा अच्छा तुमने मेरी 80 फैसिलिटीज पर अटैक किया है, हम 85 पर करेंगे। इन्होंने 85 यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया। यूएस ने जो इन्हें जर्नल लाइसेंस दिया हुआ था कि भाई तुम ईरान अब तेल बेच सकते हो, ये लाइसेंस को अब सस्पेंड कर दिया है। और अभी जो नाटो की समिट चल रही है टर्की के अंदर, यहां पर ट्रम्प साहब ने क्या क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ईरान के लोगों को कैंसर बोला है, ये आप आर्टिकल्स देख सकते हो, स्कम बोला है। इसके साथ साथ स्पेन से सीधा नाते तोड़ दिए। क्यों तोड़े? क्योंकि स्पेन पहली कंट्री थी जिसने बोला था अगर ईरान पर अटैक होगा तो हम अपनी जमीन नहीं देंगे आपको, आपके एयरप्लेन्स, आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारी जमीन पर लैंड नहीं करेंगे। वो मेलोनी वाली बात अलग है ना, मना इटली ने भी कर दिया, बट सबसे पहले स्पेन ने किया था। नाटो के अंदर गया जो ट्रम्प, और ट्रम्प ने बोला अच्छा तूने मैं ज़मीन नहीं दी ना, लेकिन तेरे से सारे नाते कट। पता है क्या हुआ है उसके बाद? मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप investing.com पर देख सकते हो।
आज स्पेन की स्टॉक मार्केट हमारी 2% गिरी, इनकी 2.66% गिरी है। ये आप देखो आराम से चल रही थी, ये जा रही थी 20,000 के लेवल के आसपास, ये सीधा 19,000 के लेवल के आसपास फिर से आ गई। ये क्यों गिरनी शुरू हुई है? क्योंकि अभी ट्रम्प ने नाते तोड़ दिए। अब फाइनली डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि भाई क्रूड के अंदर एक सिंपल ट्रेंड लाइन चल रही है। जब तक ये एक तो शॉर्टर ट्रेंड लाइन है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, तो जब तक ये शॉर्ट टर्म की भी ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ती तब तक मैं कहूँगा कि ठीक है यार, मतलब अभी सब कुछ कंट्रोल में है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका मोटा मोटा आप ये मान के चलो 79 के आसपास का लेवल रह गया। अगर क्रूड ऑयल $79 के ऊपर निकलता है, इसका मतलब है मेरे लिए कि वॉर हो गया है शुरू और आ सकता है एक मेजर क्रैश, छोटा मोटा नहीं, मेजर क्रैश। 79 के ऊपर ही नहीं निकलना चाहिए, 74 चल रहा है, सिर्फ $5 की बात रह गई है। 79 के ऊपर निकला और यहाँ पे स्टेबिलिटी ली तो भाई वॉर अगेन शुरू हो चुका है। और गलती से भी ये निकल गया 90 के पार तो भाई आप समझ लेना कि 2008 वाले हालात बन रहे हैं। 2008 के से पहले भी क्रूड ऑयल ने एक हाई बनाया था। इस बार अगर ये दोबारा निकलना शुरू हुआ तो 2008 के अंदर जो भी रिसेंटली सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आया है वो 2008 में आया था, रिसेंट ईयर्स में। अब ये जो 2008 है रिपीट हो सकता है अगर क्रूड ऑयल 90 के ऊपर निकल गया। मैं खुद नेगेटिव हो जाऊंगा मार्केट के लिए, मैं शॉर्ट पोजीशंस बना लूंगा अगर क्रूड ऑयल 90 के ऊपर निकला तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको दिए, 79 और 90। इनका आपको ध्यान रखना अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो। अब आप क्रूड में ट्रेड कहाँ कर सकते हो? आप कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो। कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पर आपको यूएस स्टॉक्स भी मिलते हैं। भाई साहब स्टॉक्स देखो कितनी बड़ी लिस्ट है इनके पास, इतनी बड़ी लिस्ट तो अभी इंडियन ब्रोकर्स में किसी के पास भी नहीं है। और इसी के साथ साथ कॉमोडिटीज़ में आप जाओ तो क्रूड ऑयल, आपको गोल्ड, आपको यहाँ पर अलग अलग कॉमोडिटीज़ मिल जाएंगी ट्रेड करने के लिए। अब फाइनली नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में आप लोगों में से बहुत से लोगों की पोजीशंस हैं। मैंने पहले भी वीडियो में एनालिसिस करी थी कि जो गोल्ड है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है। अभी भी मेरे लिए गोल्ड साइडवेज है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने अभी गिरना शुरू कर दिया और मैं हो गया नेगेटिव। भाई गोल्ड अभी इस चैनल के अंदर ही 3900 के लेवल तक वापस आ सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये ट्रायंगल टूटता है ना तब एक बड़ा मूव आता है। अभी नेगेटिव चल रहा है, अगर इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो नेक्स्ट टारगेट आप सीधा 3700 मान के चलना गोल्ड। और अगर अभी भी नीचे सपोर्ट लेके ऊपर फटा, अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कल मेरे हिसाब से फेड का डेटा आने वाला, कल रात को। फेड ये बोल सकता है कि मैं रेट हाइक कर रहा हूं, और अगर उसने बोला मैं रेट हाइक कर रहा हूं तो भैया गोल्ड के अंदर आप डाउन पोजीशंस बना लेना, गोल्ड जा रहा है नीचे। और अगर उसने बोला कि मैं रेट कट कर रहा हूं तो ये आपको सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। गोल्ड छोड़ो, ये सारी मार्केट्स का ले ऐसा वाला यूटर्न ले लेंगे, रॉकेट बन जाएगी। ये कल रात मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे रात को न्यूज़ आएगी। तो या तो अगर आपकी क्रिप्टो में पोजीशन है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर मार्केट 24 घंटे खुली है, सो आपको ये गोल्ड भी दिखेगा और ये बिटकॉइन भी दिखेगा। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि रेट कट के लिए बोल दे, क्योंकि केविन वार्श को डोनाल्ड ट्रम्प ने बिठाया ही अपनी कठपुतली है कि वो रेट कट कर दे। बट अगर उसने रेट हाइक कर दिए तो मार्केट खून के आंसू रो देगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन अभी एक बहुत क्रूशियल लेवल पर है। बिटकॉइन 54,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 54,000 के नीचे गया तो भाई थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि नेक्स्ट लेवल फिर मुझे सीधा 39,000 दिखता है। अभी मैंने रिसेंटली बिटकॉइन की एनालिसिस करी थी। बिटकॉइन ने अगर ये हाई नहीं तोड़ा 65,000, तो बिटकॉइन अभी भी बेरिश ही है। 65,000 के ऊपर निकलेगा तो मैं कहूँगा कि हाँ ये बुलिश हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है इसके लिए। ये रेजिस्टेंस 65,000 को तोड़ेगा तभी बुलिश पोजीशन लेना, वरना आराम से बेरिश पोजीशंस बनाओ, क्योंकि मार्केट पहले 59,000 को तोड़ेगी, फिर जाएगी आपकी 54,000, और 54,000 टूट गया तो आपको एक बड़ा लेवल दिखेगा सीधा आपको 39,000 या 40,000 के आसपास का। सो ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है। अभी भी क्रिप्टो मार्केट डाउन ही है, क्रिप्टो मार्केट बुलिश नहीं हुई है। जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के पोजीशंस बनाना। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कॉइन स्विच प्रो के अकाउंट पे जाके कर सकते हो। चलो एक बेनिफिट मैं आपको दे देता हूँ, आप सब एक परिवार ही हो।
नीचे मैं आपको कॉइन स्विच का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू जाके आप कॉइन स्विच प्रो पे अकाउंट खुलवा लो, आपको 5,000 रुपये के फ्री क्रेडिट्स इमीडिएटली मिल जाएंगे। प्लस एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने कॉइन स्विच पे अकाउंट खुलवाया, यहाँ पे ट्रेड करा और आपने गूगल फॉर्म को फिलअप कर दिया, तो आपको हमारी तरफ से एक नहीं 2 कोर्सेज मिलेंगे। एक क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, और दूसरा क्रिप्टो ऑटोमेशन का कोर्स। ये 2 कोर्सेज मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर आप नीचे कॉइन स्विच पर जाके अकाउंट खुलवाते हैं और नीचे गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आपको ये 2 कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएंगे। देखो, इन कोर्सेज के लिए मैं 10, 20, 50,000 कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ, लोग पैसे ले ही रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करें। फाइनली, ट्रम्प की और ईरान की पूरी मैडनेस मैंने इस वीडियो में बहुत सरल शब्दों में समझाई है। ये न्यूज़ वाले आपको डराएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ फलाना ढिमाका, न्यूज़ देखना कर दो बंद। आपको देखनी है सीधा सीधा ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस समझनी है। चार्ट आपको पहले ही बता देंगे व्हाट कैन हैपन, तो चार्ट देख के ट्रेडिंग करो। अभी गोल्ड में इतनी बड़ी बड़ी बातें होंगी, अल्टीमेटली अभी भी गोल्ड साइडवेज है, याद रखना। जल्दबाजी मत करना कि हाँ जी नीचे के लिए पोजीशन बना लेते हैं, ये रहा 3900 पे सपोर्ट, फिर बाउंस बैक मार सकता है। सो थोड़ा सोच समझ के, बट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बस खत्म ही हो रहा है। जो भी होना है जुलाई के अंदर एक मेजर मूव आएगा ही आएगा गोल्ड में। सो गोल्ड के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप कॉइन स्विच पे आके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। फाइनली मेरा आपसे एक सवाल है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी ना एस्केलेशंस दोबारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आप ये वीडियोस देख सकते हैं, दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और वहाँ की जनता भी नहीं चाहती, वहाँ की आवाम नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ रहना। और अभी रिसेंटली जयशंकर जी का ये पोस्ट आया था, ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं। POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. जिसमें उन्होंने बोला कि जो POK है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और वो हमारे साथ आके ही रहेगा। तो क्या इंडिया पाकिस्तान के एस्केलेशन दोबारा हो सकते हैं? फाइनली सवाल आपसे ये है, ये तो आप बताना कि एस्केलेशन दोबारा हो सकते नहीं हो सकते। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये POK हम बोलते हैं, ये POK की फुल फॉर्म क्या होती है, जरा बताना कमेंट्स में। देखते हैं आपकी छोटी सी जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। और बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दोबारा हो सकती है, इसके ऊपर भी कमेंट्स में बताइएगा। अब इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सब कुछ समझाया, लोगों को तक भी राइट जानकारी पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।